जिया, जिया बच्चे। राशिद महमूद जिया के बड़े बाबा यानी ताया उसे पुकारते लाउंज में दाखिल हुए। जी बड़े बाबा। जिया मसरूफ सी किचन से निकलते बोली। अरे तुम वहाँ किचन में क्या कर रही हो बच्चे, इधर आओ, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे। राशिद ने उसे अपने पास बुलाते कहा। जी बोलें, खैरियत। जिया उनके साथ सोफे पर बराजमान होते पूछने लगी। मैं क्या सोच रहा था। राशिद महमूद ने बात करते रोक कर उसे देखा। क्या सोच रहे थे आप। जिया ने मुस्कुराते उन्हीं के अंदाज में पूछा। तुम मेरी बात सीरियस होकर नहीं सुन रही। राशिद ने मसनूई नाराज़गी दिखाते कहा। अरे नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस होकर सुन रही हूँ। जिया ने मुस्कुराहट दबाए कहा। अच्छा लग तो नहीं रहा। राशिद ने आंखें छोटी करते उसे देखते कहा। अब के जिया ने खफकी से उनको देखा। आपने बात बतानी है या ऐसे ही सस्पेंस क्रिएट करते रहना है। थोड़ा मुंह फुलाए बोली। अच्छा सुनो फिर, मैं सोच रहा था तुम भी अब ऑफिस ज्वाइन कर लो। भाई हमारे बाद ये सब तुमने ही संभालना है। राशिद ने इस बार संजीदगी से कहा। मैं तो खुद यही चाहती हूँ ऑफिस ज्वाइन कर लूँ, मगर पापा नहीं मानेंगे। जिया ने उदासी से कहा। अरे रहने दो इसे तो इसे तो मैं देख लूँगा। तुम बस कल रेडी रहना, हम कल इकट्ठे ऑफिस चलेंगे, ओके। राशिद ने प्यार से उसे अपने बाजू के हल्के में लेते कहा। बड़े बाबा एक बात पूछूं आपसे। जिया ने झिझकते पूछा। जी मेरा बच्चा बोलो। आपने कहा ये सब मुझे संभालना है, और अरसल उसका क्या वो नहीं आएगा वापस। जिया ने उनके चेहरे को गौर से देखते पूछा। देखो बेटा, मैं फ़िलहाल इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता, प्लीज़। राशिद महमूद बेटे के जिक्र पर संजीदगी से बोले। वो हमेशा ही अरसल के जिक्र से कतराते थे। वजह इसका उनको छोड़कर गैर मुल्क में जा बसना था। बहुत साल पहले वो पढ़ाई के लिए यूरोप गया था और फिर वहीं का होकर रह गया। वापसी का रास्ता तो जैसे भूल ही गया था। राशिद महमूद और एहसन महमूद दोनों भाई थे, एक ही घर में रहते थे। बाप का छोटा सा बिजनेस था जिसे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद इन दोनों भाइयों ने मिलकर मेहनत से कामयाबियों की बुलंदियों पर पहुंचाया था। दोनों भाइयों की शादी भी एक ही घर में हुई थी। दोनों की बेगमात आपस में बहनें थीं, तो घर खुशियों का गहवारा था। अरसल जिया से 10 साल बड़ा था। जब जिया ने इस दुनिया में आंख खोली तो किस्मत की सितम ज़रफ़ी ये थी कि उसके पैदा होते उसकी माँ तानिया दुनिया छोड़ गई। ये दुख घर वालों के लिए बहुत बड़ा था, मगर वक्त के साथ साथ सब संभल गए। जिया को अरसल की माँ ने बहन की आखिरी निशानी समझकर सीने से लगाया और पाला। वो घर भर की लाडली थी। ताया, ताई, पापा सभी उसे हाथ का छाला बनाए रखते थे। जब अरसल 15 साल का हुआ तो राशिद महमूद की अहलिया और अरसल की वालिदा आफिया इन सब को छोड़े खाले के हकीकी से जा मिली। आफिया की अचानक मौत ने अरसल पर बहुत गहरा असर डाला और वो बाप से जिद करके यूरोप चला गया। राशिद महमूद ने भी उसे ज़्यादा न रोका था। उनको लगता था माँ के जाने के दुख में है, मुल्क और माहौल बदलेगा तो शायद ठीक हो जाएगा और फिर पढ़ाई मुकम्मल करके लौट आएगा, मगर ऐसा कुछ न हुआ। वक्त गुजरता गया मगर अरसल वापस न आया। जिया को संभालने के लिए आया रखी गई, जिसे जिया अम्मा भी कहा करती थी। वो जिया को अपनी बेटी की तरह चाहती थी, उसका बहुत ख्याल रखती, नाज नखरे उठाती, और बाकी घर का निज़ाम भी अम्मा भी ने संभाल लिया था, जिसकी वजह से राशिद और एहसन भी पुरसुकून हो गए थे। धीरे धीरे वक्त सरकता गया और 5 साल की जिया 20 साल की हो गई। जिया को शुरू से ही कुकिंग का बहुत शौक था। उसने जल्दी ही किचन के कामों को संभाल लिया था और बाकी घर अम्मा बी के सर पर था, जिसकी जिम्मेदारी अम्मा भी खुश असलूबी से निभा रही थी। अब जब जिया की पढ़ाई मुकम्मल हो गई थी तो राशिद चाहता था वो ऑफिस संभाल ले। अरसल से उनकी उम्मीदें वाबस्ता थीं जो अब टूटने लगी थीं, इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया था। ये नहीं था कि राशिद अरसल से प्यार नहीं करता था या उसकी उनको याद नहीं आती थी। वो अपने बेटे को बहुत चाहते थे। उसकी याद में अक्सर रात रात भर जागते और अकेले रोकर दिल हल्का कर लेते थे, मगर किसी के सामने जाहिर नहीं करते थे। मगर अहलिया के बाद बेटे का भी उनको तन्हा छोड़ जाना और फिर पलट के ना आना गहरे दुख में मुब्तला करता था। इसीलिए वो अरसल के जिक्र से कतराते थे। अच्छा छोड़े इन बातों को, मैंने पास्ता बनाया था, चले मिल के खाते हैं। जिया ने उनको सोचों में गुम देखकर उनका मूड ठीक करने को बोली। अरे वाह, तो चलो फिर देर किस बात की। राशिद महमूद भी अपनी सोचों को झटकते फिर से मूड खुशगवार करते बोले तो जिया उनकी बाजू पकड़े डाइनिंग टेबल पर ले गई। जिया को हमेशा अपने बड़े बाबा की तन्हाई की फिक्र रहती थी। उसे उनको दुखी देखकर तकलीफ होती थी, इसीलिए उनको खुश रखने की कोशिश करती रहती थी। वो अपने पापा से ज़्यादा अपने बड़े बाबा के करीब थी। अपनी हर ख्वाहिश उन्हीं से मनवाती थी, हर बात उन्हीं से शेयर करती थी, और राशिद भी उससे बहुत प्यार करता था। उनकी जान बसती थी जिया में। वो दोनों टेबल पर बैठे पास्ता एंजॉय कर रहे थे जब एहसन महमूद भी वहाँ चले आए। क्या
क्या हो रहा है भाई, बड़ी खुशबू आ रही है। एहसन कुर्सी घसीटकर बैठते बोले तो जिया और राशिद दोनों हंस दिए। आज तुम भी आ जाओ, आज हमारी बेटी ने बहुत मजे का पास्ता बनाया है, राशिद ने चम्मच भरकर मुंह में डालते बोला। जिया ने प्लेट निकालकर अपने पापा को पास्ता डाल के दिया तो एहसन ने भी पास्ता खाते अपनी बेटी की तारीफ करना जरूरी समझा, जिसे जिया ने मुस्कुराकर मौसूल किया था। खाने के बाद दोनों भाई किसी प्रोजेक्ट को डिस्कस करने लगे तो जिया बर्तन समेटती अपने कमरे में चली गई। अगले दिन का सूरज अपने साथ अजीब सा बोझलपन लिए तुलू हुआ था। अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत होने जा रहा हो। जिया को ऑफिस ज्वाइन किए अभी हफ्ता हुआ था। आज उनकी एक अहम मीटिंग थी जिसमें उन तीनों का होना ज़रूरी था। जिया के ऑफिस ज्वाइन करने पर एहसन ने थोड़ा बहुत एतराज़ किया, मगर राशिद के फैसले के सामने खामोश हो गया। वो हमेशा से ही अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत करते थे और जो फैसला उनका भाई करता उसे हरफ़े आखिर समझकर मानते थे। जिया जल्दी जल्दी रेडी होती टेबल पर आई, जहां अम्मा भी नाश्ता लगा रही थी। उसे आता देखकर जल्दी से उसके लिए नाश्ता निकालने लगी। अरे आप रहने दे अम्मा भी, मैं निकाल लूंगी नाश्ता, आप पापा और बड़े बाबा का नाश्ता लगा दे। जिया उनको नरमी से टोकते बोली और अपने लिए नाश्ता निकाल के खाने लगी। कुछ देर में राशिद और एहसन भी रेडी हुए। कुछ डिस्कशंस करते नाश्ते की टेबल की तरफ चले आए। जी बेटा, तो आप मीटिंग के लिए रेडी हैं? राशिद ने रुमाल अपने सामने खोलकर रखते जिया से पूछा। जी बड़े बाबा, मैं रेडी हूँ, जिया ने नाश्ते से हाथ रोककर उनको देखते कहा तो वो दोनों मुस्कुरा दिए और नाश्ते में मसरूफ़ हो गए। वो लोग नाश्ता कर रहे थे जब एहसन का मोबाइल रिंग होने लगा। तीनों ने चौंक कर मोबाइल की जानिब देखा। इस वक्त किसकी कॉल आ गई? राशिद ने एहसन को देखते पूछा, जो मोबाइल पर नंबर देख रहे थे। साइड से इंजीनियर की कॉल है, कहते एहसन ने कॉल होके करते मोबाइल कान से लगाया। हेलो, हाँ आरिफ, बोलो खैरियत, इस वक्त कॉल की? एहसन ने संजीदगी से पूछा। सॉरी सर, बट बात अहम थी तो कॉल करनी पड़ी। इंजीनियर आरिफ थोड़ा परेशान सा बोला। खैरियत? एहसन ने नाश्ते से हाथ खींचते पूछा। सर, कुछ मजदूर गड़बड़ कर रहे हैं, काम में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं, आरिफ ने परेशानी से माथा मसलते कहा। क्यों, इनको क्या मसला है? इनसे पूछा तुमने? एहसन ने संजीदगी से पूछा। जी सर, वो कहते हैं हम अपना मसला बॉस को ही बताएंगे, वो आप दोनों से मिलने की जिद लगाए हुए हैं। आरिफ ने दूसरा मसला भी उनके सामने रखा तो एहसन पल भर को चौंका, फिर बोला तो सर्द महरी लहजे में वाज़ेह थी। ओके, हम आते हैं, आज फिर देखते हैं। उनको कहते ही आरिफ का जवाब सुने बगैर कॉल बंद कर दी। क्या हुआ, क्या बोल रहा था आरिफ? राशिद ने भी नाश्ते से हाथ खींच लिए थे और गौर से एहसन को देख रहे थे। साइट पर कुछ मजदूर मसला कर रहे हैं, एहसन संजीदा सा बताने लगा। वो हमसे मिलना चाहते हैं, आरिफ को मसला नहीं बता रहे। एहसन ने तफसील बताते कहा तो राशिद की पेशानी पर बल नमूदार हुए। ठीक है, मीटिंग अटेंड करके चलते हैं साइट पर, राशिद ने संजीदगी से कहा। अच्छा, आप लोग नाश्ता तो करें ना, जिया ने उनको नाश्ते से हाथ खींचते देखकर कहा। राशिद ने एहसन को इशारा किया खाने का और खुद भी खाने लगे, मगर अब तीनों के दिमाग उलझे हुए थे। 3 घंटों की मीटिंग के बाद राशिद और एहसन साइट पर चले गए और जिया अपने कैबिन में बैठकर बाकी के काम देखने लगी। वो लोग खुश थे, मीटिंग कामयाब रही थी, मगर उनकी ये खुशी बहुत कम वक्त की थी। तकरीबन 1 घंटे बाद जिया का मोबाइल रिंग हुआ। उसने मसरूफ़ से अंदाज में कॉल पिक करते फ़ोन कान से लगाया, मगर अगले ही लम्हे मिलने वाली खबर ने उसके पैरों तले ज़मीन निकाल दी। उसके पापा और बड़े बाबा इस वक्त हॉस्पिटल में थे। उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। जिया का तो जैसे किसी ने सांस ही रोक दिया हो। वो जल्दी से बाहर की जानिब भागी, सामने ही ड्राइवर गाड़ी के पास खड़ा उसको साफ कर रहा था। जिया भागती हुई उसके पास पहुंची और गाड़ी निकालने का बोलती बैक सीट पर बैठी। उसका पूरा वजूद जलजलों की जद में था, जान निकलती महसूस हो रही थी। बार बार आंखें आंसुओं से धुंधली हो रही थीं, जिन्हें हाथ की पुश्त से रगड़ती साफ करती, मगर आज तो जैसे आंसुओं का सैलाब था जो आंखों से बहता ही चला जा रहा था। जल्दी चलाओ ना, जिया बार बार ड्राइवर को बोलती, जो एक बेबस नज़र उस पर डाल के रह जाता। गाड़ी पहले ही बहुत रफ्तार से दौड़ रही थी, मगर जिया बार बार तेज चलने का बोलती तो वो बेचारा बस देखकर रह जाता उसे। कुछ ही देर में वो लोग हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में पहुंच चुके थे। जिया बेगार इधर उधर देखे गाड़ी से निकलकर अंदर की जानिब भागी, जहां उसके जान से प्यारे मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, जिनमें उसकी जान बसती थी। जिया सीधे इमरजेंसी की तरफ भागती आई थी, जहां से डॉक्टर्स मायूस से बाहर निकल रहे थे। जिया जल्दी से उनके पास पहुंची। डॉक्टर, मेरे पापा और बड़े बाबा, वो अंदर हैं, वो कैसे हैं, ठीक तो हो जाएंगे ना? जिया ने एक ही सांस में हजारों सवाल कर डाले थे। डॉक्टर ने एक बेबस नज़र उस नाजुक सी छोटी लड़की पर डाली जो अपनों के लिए तड़प रही थी, फिर धीरे बोले, सॉरी, हम उनको नहीं बचा सके।
जब उनको यहाँ लाया गया, उनमें से एक तो पहले ही मर चुका था और दूसरे की हालत तशवीशनाक थी। हमारी बहुत कोशिश के बावजूद हम उनको नहीं बचा सके। डॉक्टर ने दुख से उसे देखते तफसील से बताया और आगे बढ़ गया। मगर पीछे वो ऐसे थी जैसे मिट्टी की मूरत हो। झटके से नीचे ठंडे फर्श पर घुटनों के बल गिरते बैठती चली गई। उसके हर तरफ जैसे अंधेरा सा भर गया हो। जिया ने अपने हाथों को देखा जो खाली थे, वीरान, जैसे वो अपना सब कुछ लुटा बैठी हो। क्या बचा था उसकी जिंदगी में? कुछ भी तो नहीं। 2 ही रिश्ते बचे थे उसके पास, वो भी छिन गए। क्यों? आखिर इसी के साथ ऐसा क्यों हुआ? वो चीखना चाहती थी, पूछना चाहती थी, रोना चाहती थी, मगर उसकी तो जैसे आवाज़ ही कहीं गुम हो गई थी। आंखों से बहते आंसू जैसे अंदर ही कहीं जम गए थे। वो बस ठंडे फर्श पर खाली हाथ वीरान आंखें लिए नीचे फर्श को घूरती जा रही थी जब इमरजेंसी के दरवाजे खोले और 2 स्ट्रेचर्स को खींच के बाहर लाया जा रहा था, जिन पर सफ़ेद कपड़ा डाला हुआ था। जिया खाली आंखों से उनको देखे जा रही थी। उसके तो जैसे जिस्म में जान ही नहीं थी कि उठकर अपने प्यारों के चेहरों से कपड़ा हटा पाती। काफ़ी देर बाद हिम्मत करते वो उठी और स्ट्रेचर्स के करीब गई, मगर कपड़ा हटाने की हिम्मत ना हुई। उसने ऐसे ही एम्बुलेंस में उनकी बॉडीज़ रखवाईं और खुद भी साथ ही बैठ गई। एम्बुलेंस जैसे ही घर के गेट पर रुकी, उनके घर के बाहर मजमा सा इकट्ठा होने लगा था। अम्मा भी एम्बुलेंस की आवाज़ पर दौड़कर बाहर निकली थीं। जिया ने उन्हें पहले ही कॉल करके बता दिया था। हर तरफ अजीब सी सोगवारियत सी फैली थी। जिया ने एम्बुलेंस से निकलते उनकी डेड बॉडीज़ लॉन के वस्त में रखवाईं और उनके चेहरे से बहुत हिम्मत करते सफ़ेद कपड़ा उठाया, और बस यहीं तक था उसका सब्र। वो राशिद और एहसन की बॉडीज़ के दरमियान बैठती फूट फूट कर रो दी। अम्मा भी से उसे संभालना मुश्किल हो गया था। उसकी हालत पर हर आंख अश्कबार थी। एक क़यामत थी जो उनके घर पर टूटी थी। किसी ने जनाजे का इंतज़ाम किया, तो किसी ने मस्जिद में ऐलान करवाए, तो किसी ने गुस्ल का इंतज़ाम किया और किसी ने अरसल को इत्तला करवाई। जिया को कुछ होश नहीं था। वो बस अपने बाप ताया की चेहरों को दीवानावार देखे जा रही थी, जैसे फिर कभी उन चेहरों को नहीं देख पाएगी, उनके लम्स को महसूस नहीं कर पाएगी। और ये सच भी तो था, जाने वाले फिर कब लौट कर आते हैं। राशिद और एहसन की मौत को आज हफ्ता होने को था। जिया बिल्कुल गुमसुम सी लाउंज में बैठी रहती। उसे किसी चीज़ का होश ही कहाँ था। दफ्तर के इंतजामात मैनेजर देख रहा था। सब मामलात जैसे दरहम बरहम हो गए थे। अरसल को उसी दिन इत्तला कर दी गई थी, मगर वो फिर भी नहीं आया था। जिया को पहले उस पर गुस्सा आता, मगर अब तो उससे नफरत हो गई थी। कैसा पत्थर दिल इंसान था वो, जो अपने चचा की न सही बाप की मौत का सोचकर लौट आता। जीते जी तो उनको खुशी न दे सका, मरने के बाद कंधा ही दे देता, मगर उसने तो उनसे वो हक भी छीन लिया था। वक्त का काम है गुजरते जाना। वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, बस बढ़ता चला जाता है। इसी तरह राशिद और एहसन को दुनिया से रुखसत हुए 1 महीना हो गया था, मगर अरसल नहीं आया था। अम्मा बी ने जिया को संभाल रखा था। उनके इतना समझाने पर ही आज महीने बाद वो खुद को संभालते ऑफिस जाने को तैयार हुई थी। अब उसे ही सब कुछ अकेले संभालना था, वो चाहे बिजनेस हो या फिर उसकी अपनी ज़ात। जाने वाले चले गए थे, पीछे अपनी ढेरों यादें छोड़े। अब इन यादों के सहारे ही उसे जीना था। जिया जैसे ही ऑफिस आई, सीधी राशिद और एहसन के केबिन में चली गई, जहां दोनों की कुर्सियां बराबर में वीरान पड़ी थीं। टेबल पर उनकी इस्तेमाल की चीजें तरतीब से रखी हुई थीं। जिया के दिल को कुछ हुआ था, एक तकलीफ सी थी जो पूरे जिस्म में सरायत कर गई थी। वो धीरे से चलती उन कुर्सियों तक आई और उनको छू कर देखा, जैसे वो राशिद और एहसन को महसूस करना चाह रही हो। आंखें फिर से भीगने लगी थीं। गुजरे लम्हे फिर से याद आने लगे थे। जाने वो कितनी देर ऐसे ही खड़ी इन कुर्सियों को देखती रही। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो होश की दुनिया में लौटी। जल्दी से आंखें चेहरा साफ किया जो आंसुओं से भीग गया था, और खुद को नॉर्मल करते आने वाले को अंदर आने की इजाज़त दी। उसे अब कमज़ोर नहीं पड़ना था, खुद को संभालना था। अपने पापा और बड़े बाबा के बिजनेस को संभालना था, जो वो उसके सहारे छोड़ गए थे। इसलिए खुद को संभालती अपनी जगह पर बैठी। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैनेजर ने अंदर आते सलाम करते उसे गौर से देखा। वालेकुम सलाम। जी मैनेजर साहब आएं। जिया ने चेहरे पर संजीदगी सजाए कहा। मैम, सर राशिद और एहसन की डेथ का बहुत अफसोस हुआ। हम सब ऑफिस वाले आपसे ताज़ियत करना चाह रहे थे। मैनेजर ने मोहतात अंदाज में कहा। शुक्रिया आप सबका मैनेजर, मगर इस सब की ज़रूरत नहीं। आप लोग अपने काम पर फोकस करें प्लीज़। मुझे पिछले माह की तमाम डिटेल्स चाहिए। जिया ने नरमी से उनको टोकते कहा। वो नहीं चाहती थी वो इस जिक्र से किसी के भी सामने कमज़ोर पड़े और दूसरों को उसकी कमज़ोरी मिले, इसीलिए सहूलत से इनकार कर दिया। मैनेजर एक पल को गड़बड़ाया, उसे उम्मीद नहीं थी। जिया जैसे वो अभी नासमझ बच्ची समझ रहा था। आते ही तमाम ऑफिस डिटेल्स मांग लेगी। जी मैम, मैं अभी आता हूँ।
मैनेजर कहते जल्दी से बाहर निकला, रुमाल से माथे पर आया पसीना साफ किया और अपने केबिन में दाखिल हुआ। मैनेजर परेशान सा इधर से उधर चक्कर काटने लगा, फिर कुछ सोचकर फाइल्स उठाए जिया के केबिन की तरफ बढ़ा और नॉक करते अंदर दाखिल हुआ। जिया जो अपने मोबाइल पर कुछ सर्च कर रही थी, उसे देखते मोबाइल साइड पर रखते मैनेजर की लाइव फाइल्स की जानिब मुतवज्जे हुई। वो जैसे जैसे फाइल्स चेक कर रही थी, चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार होते जा रहे थे। ये सब क्या है मैनेजर साहब? 1 महीने में इतना लॉस कैसे? और आप लोग क्या कर रहे थे? कंपनी को इतना नुकसान कैसे पहुंचा? जिया ने गुस्से और बेबसी से मैनेजर को देखते पूछा। मैम, हमने तो पूरी कोशिश की थी सब कुछ संभालने की, मगर जब मालिकान ही सर पर नहीं थे तो मुलाजिमीन क्या कर सकते हैं? हमसे जितना हुआ हमने किया, मगर जो कंपनियां हमारे साथ जुड़ी हुई थीं उन सब ने हमारी कंपनी के हालात और मालिकान की गैर मौजूदगी को जरिया बनाते पीछे हो गईं, जिससे हमारी कंपनी मुसलसल लॉस में जा रही है। जिया मैनेजर की बात सुनते मजीद परेशान हुई थी। परेशानी से सर हाथों में गिराए बैठ गई थी। वो कैसे करेगी सब अकेले? पापा बड़े बाबा कहाँ चले गए हैं मुझे अकेले छोड़कर? जिया ने तकलीफ से आंखें बंद करके खोली, फिर गहरा सांस लेते खुद को कंपोज करते अगला लायहा अमल सोचने लगी और मैनेजर की जानिब मुतवज्जे हुई, जो उसे जांचती नज़रों से देख रहा था। मेरी मीटिंग अरेंज करें उन सब कंपनी से जो हमारे साथ काम कर रही थीं या अभी भी कर रही हैं। जिया ने कुछ सोचते मैनेजर से कहा। जी मैम। मैनेजर कहता उठकर कमरे से निकल गया और जिया गहरी सोच में गुम हो गई। जब कुछ देर बाद प्यून चाय लिए उसके रूम में दाखिल हुआ। मैम, चाय? प्यून ने अपनी एक्सरे करती नज़रों से उसे देखते भारी आवाज़ में पुकारा। जिया ने चौंक कर उसे देखा। नया चेहरा। तुम अंदर कैसे आए? और तुमसे मैंने कहा था चाय का। जिया को न जाने क्यों इस प्यून पर शदीद गुस्सा आया था। भड़क कर बोली, मैम, अंदर मैं दरवाजे से आया हूँ और चाय इसलिए लाया हूँ, मुझे लगा आपको इस वक्त इसकी बहुत शदीद ज़रूरत है। प्यून ने इतिमाद से जवाब दिया। नज़रें हनूज जिया को घूरती हुई थीं। जिया ने घूर के उसे देखा। तुम्हें ज़रा मैनर्स नहीं है? किसी के रूम में दाखिल होने से पहले इजाज़त लेते हैं। जिया ने गुस्से से उसे उसकी गलती बताते कहा। ओह अच्छा, आप इसलिए इतना भड़क रही हैं। पर सॉरी मैम, मैंने नॉक की थी, मगर आपका खुद का ध्यान कहीं और था। प्यून ने इस बार फिर से उसे ही उसकी गलती दिखाई। एक बात और मैम, कान और आंखें खुली रखनी चाहिए, वरना लोग आसानी से फ़ायदा उठा लेते हैं। ये कहते प्यून बाहर निकल गया, पीछे वो पेच और ताप खाकर रह गई। 2 कौड़ी का प्यून मुझे बातें सुना के चला गया, इसकी ऐसी की तैसी। जिया ने गुस्से से मैनेजर को अंदर बुलाया। मैनेजर बोतल से निकले जिन की तरह हाजिर हुआ। जी मैम, ये प्यून पहले तो नहीं था, अब किसने रखा है इसको? जिया ने गुस्से से सुर्ख पड़ते पूछा। मैनेजर पल भर को गड़बड़ाया, फिर जल्दी से बोला, मैम, इसको सर राशिद ने रखा था अपने आखिरी दिनों में। मैनेजर ने जल्दी से कहा। राशिद का नाम सुनते जिया धीमी पड़ गई। ठीक है, जाओ और इसको मैनर सिखाओ, आइंदा बिना नॉक के मेरे रूम में ना आए। जिया ने नागवारी से हाथ झलाते कहा तो मैनेजर जी मैम कहता जल्दी से बाहर निकल गया। ओए, इधर आओ। प्यून अपने काम में मसरूफ था जब मैनेजर तन फन करता उसके सर पर पहुंचा। जी सर, बोले। प्यून ने उसको लाल सुर्ख होते देखकर संजीदा शक्ल बनाए कहा। तुम्हें सच में सर राशिद ने रखा था? मैनेजर ने मशकूक नज़रों से उसको देखते पूछा। जी बिल्कुल सर, बल्कि सर ने तो मुझे ये भी कहा था मेरे घर भी कुछ काम है, वहाँ भी आया करना। प्यून ने इतिमाद से उसकी आंखों में देखकर कहा। मैनेजर उसकी बात से कंफ्यूज सा दिखाई देने लगा, फिर उसे देखकर गुस्से से बोला। ठीक है, मगर दोबारा मैम के कमरे में बगैर दस्तक दिए मत जाना, वरना उन्होंने तुम्हें फायर कर देना है, समझे? मैनेजर कहते वापस मुड़ गया तो प्यून पुरस्रार सा मुस्कुरा दिया। अस्सलामुअलैकुम। अरसल ने फ्लैट में दाखिल होते कहा तो सामने बैठे फयाज ने उसे घूरती नज़रों से देखा। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहा है? फयाज को खुद की तरफ घूरते देखकर अरसल थप से उसके साथ बैठते बोला, ये तुम करते क्या फिर रहे हो? 1 महीना हो गया है तुम्हें पाकिस्तान आए और तुम घर जिया के पास नहीं गए और अपने ही बाप के दफ्तर में पियोन बने अपने ही मुलाजमों से जलील होते फिर रहे हो। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? फयाज ने भड़कते कहा। अरसल अपने बाप और चचा की मौत के हफ्ते बाद ही पाकिस्तान आ गया था। कुछ मसाइल की वजह से वो वक्त पर नहीं पहुंच सका था, मगर आते ही अपने बाप और चचा की कब्र पर लाजिम गया था। फिर वो अपने बचपन के दोस्त फयाज के फ्लैट में उसके पास आ गया। उसमें हिम्मत नहीं थी जिया का सामना करने की। वो नहीं जानता था जिया उसे देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। दूसरी वजह ये थी उसके बाबा के एक वफादार मुलाजिम ने उसे ऑफिस के मैनेजर की बददयानती का भी बताया था। अरसल सोच समझकर कदम उठाना चाहता था, इसलिए उसने भेस बदलकर ऑफिस में काम करने का सोचा, ताकि पता लगा सके क्या सच है और
और क्या झूठ। 1 महीने से वो पियोन बनकर अपने ऑफिस के हर वर्कर पर नजर रखे हुए था। महीने बाद जिया ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। जिया को हफ्ता हो गया था ऑफिस आते, जिससे अरसल को अंदाजा हो गया था जिया के लिए अकेले बिजनेस संभालना मुश्किल है। मगर अरसल अभी ना तो जिया का सामना करना चाहता था, न ऑफिस में अपनी असलियत जाहिर कर सकता था, क्योंकि मैनेजर बहुत चालाक इंसान था जो किसी किस्म का सबूत नहीं छोड़ता था। मगर अरसल को ये पता जरूर चल गया था कि मैनेजर ही है जो उनके बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा है और बहुत सा पैसा हड़प रहा है। सबूतों के बगैर अरसल कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो अभी अपनी असलियत छुपाए हुए था। क्या सोच रहा है? बोल भाई, तो क्या करना चाह रहा है? फयाज ने अरसल को गहरी सोच में डूबा देखकर कंधे से हिलाते पूछा। यार फयाज, ऑफिस में कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं वहां असलियत छुपाकर काम कर रहा हूं। अरसल ने कुछ सोचते फयाज से सच कहा। कैसी गड़बड़? फयाज ने अचंभे से पूछा। यार मैनेजर जो है, जब से बाबा चाचू की डेथ हुई है तब ऑफिस में हेरा फेरी कर रहा है। शायद बाबा लोगों के वक्त से वो ये सब कर रहा हो, मगर जब से मैं वहाँ पियोन की जॉब करने लगा हूँ तब से उस पर नज़र रखे हुए हूँ। बहुत चालाक इंसान है वो। उसने जिया को भी अपनी चिकनी चोपड़ी बातों में फंसा लिया है। अरसल ने परेशानी से माथा मसलते कहा। तू फिक्र ना कर, हम मिलकर उसके खिलाफ सबूत ढूंढेंगे। फयाज उसकी बात सुनते परेशान होते बोला। बहुत चालाक है वो, कोई सबूत छोड़ो भनक भी नहीं लगने देता किसी को। ऐसा घूमता है बातों में कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। अरसल ने गहरा सांस लेते कहा। तो अब क्या करें? कैसे बिजनेस और जिया को उसके शर से महफूज करेंगे? फयाज ने परेशानी से पूछा। कुछ तो करना ही पड़ेगा, सोचते हैं कुछ, कहते अरसल थके से अंदाज में वहीं लेटते बोला और आंखें बंद कर ली। फयाज उसकी थकन का एहसास करते उठकर कॉफी बनाने चल दिया। अगले दिन अरसल पियोन बना ऑफिस पहुंचा तो जिया को अपने कैबिन में चक्कर काटते देखकर रुका और फिर कुछ सोचकर कॉफी का मग बनाकर उसके कैबिन की तरफ चल दिया। अरसल अभी 2 कदम पीछे ही था जब मैनेजर जिया के कैबिन में दाखिल हुआ। अस्सलामुअलैकुम मैम, मैनेजर ने एहतराम से सलाम किया। जी मैनेजर साहब, क्या अपडेट है? जिया ने बेचैनी से पूछा। अरसल दरवाजे के पास ही रुक गया था और वहीं खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगा। मैम, मैंने सब कंपनियों से बात की है, मगर वो लोग एक ही शर्त पर मीटिंग के लिए मान रहे हैं। मैनेजर ने अपनी शातिराना नजरें जिया के चेहरे पर फोकस किए कहा। कैसी शर्त? जिया ने फौरन पूछा तो मैनेजर जोश से आगे होकर बताने लगा। वो लोग चाहते हैं जितने भी प्रोजेक्ट हैं सब में उनकी मर्जी से काम हो। वो लोग अपनी मर्जी का सरमाया इस्तेमाल करना चाहते हैं जिनसे उनको फायदा हो। मगर वो ऐसी शर्त कैसे रख सकते हैं? अगर वो लोग नाकिस सरमायाकारी करेंगे तो इससे लोगों को नुकसान पहुंचेगा। हमें उनको ऐसा करने की इजाज़त नहीं दे सकते। जिया ने परेशानी से कहा। मैम, वो लोग अच्छा सरमाया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें अपनी डूबती कंपनी को बचाने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। हमें अपनी कंपनी का फ़ायदा देखना है, ना कि लोगों का। मैनेजर ने शातिराना दिमाग चलाते कहा। नहीं अब्बास साहब, मेरे पापा और बड़े बाबा ने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। मैं उनकी कंपनी और ईमानदारी को ऐसे अपने फ़ायदे के लिए नहीं बेच सकती। जिया ने नफ़ी भी सिर हिलाते कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो मैनेजर जब्त का घूंट भरकर रह गया, मगर फिर कुर्सी घसीटकर उसके सामने बैठते बोला। देखिए मैम, इससे पहले वो कुछ और कहता अरसल कॉफ़ी का मग लिए नॉक करते अंदर दाखिल हुआ। मैम, कॉफ़ी? अरसल ने अदब एहतराम के रिकॉर्ड तोड़ते मग जिया के सामने रखा। जिया ने चौंक कर उसे देखा। तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या? नज़र नहीं आ रहा हम अहम डिस्कशन कर रहे हैं? मैनेजर ने अरसल को खा जाने वाली नज़रों से घूरते सख्त लहजे में कहा। अरसल को गुस्सा तो बहुत आया, मगर जब्त करते बोला तो लहजा ठंडा था। सॉरी सर, बट मुझे मैम ने ही ऑर्डर दिया था कॉफ़ी लाने का। अरसल ने बहुत एतमाद से कहा कि जिया भी हैरान रह गई। अच्छा, अब रख दी है ना, जाओ अब, मैनेजर ने सख्त लहजे में कहा, जैसे कह रहा हो अब दफ़ा हो जाओ। अब्बास साहब, अभी आप जाएं और उनसे बात करें और मीटिंग सेट करें। बाकी आगे क्या करना है बाद में देखेंगे। जिया ने अरसल को रुकने का इशारा करते कहा तो मैनेजर जब्त से सिर असबात में हिलाते अरसल को वार्निंग देती नज़रों से देखते बाहर निकल गया। और तुम? मैंने कब कहा था तुमको? कॉफ़ी का झूठ क्यों बोला? जिया ने उसे घूरते हुए पूछा तो अरसल मुस्कुरा दिया। आपने उसके सामने मेरी बात की नफ़ी भी तो नहीं की थी, जिसका मतलब साफ था आपको कॉफ़ी की तलब थी। उसकी आंखों में देखते सुकून से बोला। देखो तुम, अगर ये समझ रहे हो कि ऐसे तुम मेरा दिल जीतकर बड़ी जॉब हासिल कर लोगे तो ऐसा नहीं होने वाला, समझे? इसलिए ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद। जिया ने नागवारी से बात मुकम्मल की। मुझे लालच भी नहीं है मैम, मैं तो बस राशिद साहब के एहसान का बदला चुका रहा हूँ। अरसल ने जिया की अकल पर अफसोस करते कहा। कैसा एहसान, कैसा बदला?
अब कि जिया मुकम्मल तौर पर उसकी जानिब मुतवज्जे होते बोली, दरअसल एक बार उन्होंने मेरी मदद की थी और फिर मुझे यहाँ जॉब दी, तो मेरा भी फर्ज है ना उनके दुश्मनों से आपकी और कंपनी की हिफाजत करूं। अरसल ने हद दर्जा मासूम बनते कहा। अच्छा, तो तुम मेरी मदद करना चाहते हो? बिजनेस के बर से भी वाकिफ हो तुम, आए बड़े मेरी मदद करने वाले। पहले मुतासिर लहजे में बोलते आखिर गुस्से से पूछा, मैम मैं क्या हूँ क्या नहीं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लें आपके इर्द गिर्द बहुत से खुलेआम दुश्मन भेस बदले घूम रहे हैं जो कंपनी को डुबोने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, बाकी आप समझदार हैं। ये कहते अरसल बाहर निकल गया। जिया ने गौर से उसे जाते देखा। ऐसा क्या है इस शख्स में जो मैं इसकी इतनी बातें सुन लेती हूँ और इसको निकाल भी नहीं पा रही? जिया ने परसोच नजरों से अरसल को देखते सोचा। अगले दिन उसकी मीटिंग थी सब कंपनी के ओनर्स के साथ, इसलिए वक्त पर आ गई थी। अब आने वाले वक्त से परेशान सी बैठी थी, कैसे सब हैंडल करेगी। काश पापा आप दोनों ना जाते तो मैं आज इतनी अकेली ना होती। अरसल तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे नफरत है तुम जैसे बेहिस इंसान से। जिया ने अरसल के ख्याल पर नफरत से सर झटका। कुछ देर में मीटिंग शुरू हो चुकी थी जिसमें सब एक तरफ थे तो जिया एक तरफ, मगर वो झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। देखें राव साहब, मैं आप लोगों को हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं दे सकती। इस कंपनी ने हमेशा ईमानदारी से काम किया है, आगे भी ऐसे ही करेंगे। आप लोगों को मेरे साथ काम करना है करें, नहीं तो आप लोगों की मर्जी। काफ़ी देर बहस के बावजूद जब वो लोग नहीं माने तो जिया ने खड़े होते हतमी लहजे में कहा तो सबको सांप सूंघ गया। फिर सब एक साथ खड़े हुए और बाहर निकलते गए। मतलब साफ था कि वो अब जिया के साथ काम नहीं करेंगे। उनके जाने के बाद जिया वहीं कुर्सी पर सर पकड़कर बैठ गई। आज उसे अपना आप बहुत बेबस लग रहा था और अरसल से नफरत और बढ़ गई थी। मैम चाय? अरसल ने उसके सामने चाय रखते कहा, साथ में एक चिट थी जो कप की नीचे दी हुई थी। जिया ने आज उसे कुछ नहीं कहा, न डांटा न कोई तल्ख कलामी की। खामोशी से चाय का कप उठाया तो उसकी नज़र चिट पड़ गई। जिया ने जैसे ही खोलकर देखा तो उस पर छोटी सी तहरीर थी। लिखा था, हिम्मत मत हारो, क्योंकि जो हिम्मत नहीं हारते उनकी कभी हार नहीं होती। जिया ने मुस्कुराकर दरवाजे की जानिब देखा जहां अरसल उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। जिया ने जैसे ही उसे देखा फौरन संजीदा होते चाय पीने लगी तो अरसल मुस्कुराते बाहर निकल गया, मगर बाहर की जानिब रुख करते वक्त उसका चेहरा संजीदा था और कुछ सर्दपन था उसके अंदाज में। अरसल रात के वक्त अपने ही ऑफिस में छुपकर दाखिल हुआ था। उसका रुख मैनेजर के केबिन की तरफ था। अरसल ने केबिन का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। उसके पास सारे ऑफिस की डुप्लीकेट चाबियां मौजूद थीं, जिनको हासिल करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। अरसल ने आराम से मैनेजर के केबिन की तलाशी ली, हर दराज अलमारी चेक की, मगर उसे कुछ ऐसा न मिला जिससे मैनेजर मशकूक साबित हो। अरसल जैसे ही पलटने लगा यकायक उसके दिमाग में एक झमाका सा हुआ। अरसल ने जल्दी से फाइलों वाले रैक के करीब जाकर बहुत गौर से देखने लगा। वहाँ कुछ अजीब सा था। सारी फाइलें एक जैसी थीं मगर एक फाइल थोड़ी मुख्तलिफ सी थी। अरसल ने जैसे ही उसको छूकर देखा वो दूर से एक फाइल ही लगती थी, मगर वो फाइल नहीं, एक दराज था जिसकी ऊपर वाली साइड पर लॉक लगा था, जो गौर से देखने पर ही पता लगता था, वरना दूर से वो एक फाइल ही लगती थी। अरसल ने जैसे ही अपने साथ लाए हथियार में से एक पिन लेकर लॉक को खोलने की कोशिश की तो लॉक आसानी से खुल गया। लॉक इतना मुश्किल नहीं था खोलना, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी थी और लॉक क्लिक की आवाज़ से खुल गया। अरसल ने दराज खोला तो उसमें कोई पेन ड्राइव थी और एक ब्लैक फाइल थी, साथ में काफ़ी सारी रकम जो यकीनन ऑफिस में हेरा फेरी करके ही यहाँ छुपा रखी थी। अरसल ने कुछ देर सोचा, फिर वो सारी रकम और फाइल पेन ड्राइव अपने बैग में रखी और दराज बंद करते केबिन को लॉक लगाया और जहाँ से आया था वहीं से निकलता चला गया। उसने जाते ही पेन ड्राइव अपने लैपटॉप के साथ लगाकर ऑन की तो उसमें उनके बिजनेस की हसास इन्फॉर्मेशन थी, जिसे देखते अरसल का दिमाग भग से उड़ा था। अभी वो एक झटके से नहीं संभला था कि एक और झटका लगा। उसमें एक वीडियो भी थी जिसमें मैनेजर और साइट का सुपरवाइजर आरिफ थे, जो साइट पर कोई झगड़ा करवाने की बात कर रहे थे, जिसके नतीजे में वो दोनों राशिद और एहसन से मजदूरों के नाम पर भारी रकम निकलवाकर हड़पने का प्लान बना रहे थे। अरसल को समझ नहीं आई ये वीडियो अब्बास ने क्यों संभाल कर रखी हुई है। फिर अरसल ने फाइल चेक की जिसमें पिछले महीने ऑफिस के अकाउंट से निकलवाई गई रकम की वो रसीदें थीं जो मैनेजर ने जिया को नहीं दिखाई थीं। ऑफिस के अकाउंट से अच्छी खासी भारी रकम निकलवाई गई थी। अरसल ये सब देखते सर पकड़ गया। अरसल को इतना अंदाज़ा हो गया था ये सब राशिद और एहसन के मौत से पहले का चल रहा था, और जिस दिन राशिद और एहसन का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन साइट पर होने वाले झगड़े में सुपरवाइज़र और मैनेजर का हाथ था, मगर राशिद लोगों की डेथ ने उनकी गेम पूरी नहीं होने दी। पर फिर भी उन लोगों ने जिया की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते पूरे महीने में अपना नुकसान पूरा कर लिया था। अगले दिन अरसल जब ऑफिस गया तो मैनेजर परेशान सा लगा इसे,
मगर उसने अपने कैबिन में हुई तलाशी का जिक्र तक नहीं किया था, ना ही जिया से कुछ कहा। मगर उसकी बेचैनी अरसल खूब समझ रहा था। अरसल प्लान बना चुका था। शाम में जैसे ही ऑफिस टाइम खत्म हुआ, अरसल फौरन से ऑफिस से निकल गया और बाहर मुंह पर मास्क लगाए फयाज की जानिब बढ़ गया, जो गाड़ी तैयार किए खड़ा था। अब वो लोग अब्बास के निकलने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद अब्बास उनको अपनी गाड़ी की तरफ जाता नजर आया। जैसे ही उसने गाड़ी चलाई, अरसल ने फयाज को उसका पीछा करने का इशारा किया। कुछ दूर जाकर कदरे सुनसान जगह पर इन लोगों ने अब्बास को जा पकड़ा था। इसके मुंह पर कपड़ा चढ़ाए उसे खींचकर अपनी गाड़ी में डालते आगे निकल गए। अब्बास ने मुजाहमत की, मगर अरसल ने उसके सर के पिछले हिस्से पर जोर से कुछ मारा तो वो वहीं बेहोश हो गया। अब्बास को जब होश आया तो वो एक वीरान से कमरे में कुर्सी पर बंधा हुआ था। अब्बास के रोंगटे खड़े हो गए। डर और खौफ से चीखने चिल्लाने लगा, कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? छोड़ो मुझे, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारे सामने से आते अरसल को देखकर अब्बास की जबान को ब्रेक लगी थी। अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। तुम 2 टके के पियोन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? मैं तुम्हारी जॉब खत्म करवा दूंगा। अब्बास अरसल को देखकर गुस्से से लाल सुर्ख पड़ते चीखा था। तुम मेरी जॉब को छोड़ो, अपनी फिक्र करो। फयाज ने वहां कैमरा पहले ही सेट कर रखा था, जिसमें अब्बास का एतराफ़े जुर्म रिकॉर्ड हो जाना था। क्या क्या घपले किए हैं कंपनी में, जल्दी से बताओ, वरना, कहते अरसल ने हाथ में पकड़े रिमोट का बटन दबाया, जिससे अब्बास को अच्छा खासा इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। समझ तो गए होगे तुम? अरसल ने उसके सामने टांग पर टांग रख के बैठते पूछा तो अब्बास ने खौफजदा नज़रों से उसे देखा। कौन हो तुम? मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अब्बास ने खौफजदा लहजे में पूछा। अरसल राशिद महमूद, नाम तो सुना ही होगा। अरसल ने जैसे ही अपना पूरा नाम बताया, अब्बास के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सर, राशिद के बेटे अरसल साहब, जो यूरोप में थे। अब्बास को यकीन नहीं आ रहा था। जिस पर 1 महीने से वो रौब डालता आ रहा था, वो कोई और नहीं, उसके बॉस का बेटा और मुस्तकबिल का बॉस था। अरसल ने जैसे ही रिमोट फिर से ऊपर किया, अब्बास एकदम से चिल्ला उठा, नहीं सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मैं बताता हूँ सब कुछ सच सच, प्लीज़ सर। अब्बास रो देने को था, इल्तिजाएं करता बोला। जल्दी बोलो, अरसल ने रौब से कहा तो वो जल्दी जल्दी सब बताता गया। कैसे उसने और सुपरवाइज़र ने मिलकर कंपनी का पैसा चोरी किया, फिर कंपनी की हसास इन्फॉर्मेशन चोरी की और इसको बेचने का प्लान बनाया। सब कुछ बताता गया, जिसे सुनकर अरसल को बहुत गुस्सा आया। अरसल ने पहले खूब उसकी पिटाई की, फिर पुलिस, जिसको वो पहले ही बोल चुका था, उनके हवाले कर दिया। अब्बास माफिया मांगता था, मगर अरसल ने उसकी एक न सुनी। राव और उसके साथ मिले ओनर्स आज फिर जिया के पास आए थे उसको अपनी ऑफर पर मनाने, मगर जब जिया ना मानी तो राव ने उसे डराना धमकाना शुरू कर दिया। इससे पहले जिया कुछ कहती, अचानक दरवाज़ा खुला और अरसल ऑफिस सूट में मलबूस निक सिक सा तैयार अंदर दाखिल हुआ। जिया समेत सब हैरत से उसे देख रहे थे। तुम तो पियून हो ना यहाँ के? एक ने अपने खदशात के तहत उससे पूछा। नहीं, ये हैं अरसल राशिद महमूद, इस कंपनी के 50% के मालिक और राशिद महमूद साहब के इकलौते वारिस। अरसल के पीछे हाथ बांधकर खड़े गफ़ार ने उसका तारुफ करवाते कहा। जिया गफ़ार को अच्छे से जानती थी। वो राशिद साहब का बहुत ही वफादार ख़ास मुलाजिम था, मगर 1 महीने से गायब था। तब से आज नजर आया था। जहां सब हैरान थे, वहीं जिया ने नफरत से उसे देखा। उसकी नफरत भरी नज़रें अरसल अच्छे से महसूस कर रहा था, मगर अभी उसकी नफरत दूर करने का या उसे मनाने का वक्त नहीं था। अरसल चलता हुआ दूसरी सरबराही कुर्सी पर बैठा और बाकी सबको भी बैठने का इशारा किया तो सब जल्दी से बैठ गए। जिया भी ना चाहते हुए बैठ गई। मीटिंग फिर से स्टार्ट की गई। राव ने अपना मुतालबा दोहराया तो अरसल ने टांग पर टांग रखे उनको साफ अल्फाज में इनकार कर दिया। जब हम एक बार आपको बता चुके हैं हम अपना ईमान नहीं बेचेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको दोबारा ऐसा मुतालबा करना चाहिए। जिसको हमारे साथ काम करना है करे, नहीं तो जा सकते हैं। हमारी कंपनी के लिए हम खुद ही काफ़ी हैं। अरसल ने काफ़ी खुरदरे अंदाज में कहा तो पल भर को खामोशी छा गई। अरसल के अंदाज पर जिया ने उसे देखा, जो उसे नहीं सामने देख रहा था। जो भी था, जिया उससे जितनी भी नफरत करती थी, मगर ये भी सच था कि उसके आने से जिया की हिम्मत बंधी थी। एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ था, जैसे लगा हो वो अकेली नहीं है, कोई अभी भी है उसके साथ। जिया ने गहरा सांस हवा के सुपुर्द किया और मीटिंग की तरफ मुतवज्जा हुई। यहाँ अभी और इसी वक्त वोटिंग होगी। कौन हमारे साथ रहना चाहता है और कौन नहीं,
आप लोगों के पास बस आधा घंटा है, सोच समझ लें फिर वोट डालें। आज फैसला आर या पार करने का वक्त आ चुका है। अरसल ने रोब से कहा तो सबने जल्दी से इस बात में सर हिला दिया। सबने कुछ देर सोचा, फिर अपने अपने सामने पड़े बोर्ड पर नाम लिखने लगे। और जब सबने अपने अपने बोर्ड उठाकर सामने किए तो अरसल के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। बोर्ड देखकर जिया की भी रुकी हुई सांस बहाल हुई थी। राव साहब मुंह खोले सबके बोर्ड देख रहे थे, फिर झटके से अपनी जगह से उठे। देख लूंगा एक एक को, देख लूंगा। राव साहब सबको गुस्से से उंगली उठाकर सबको धमकी आमेज लहजे में कहते मीटिंग रूम से निकलते चले गए। जिया मैम, हम आपसे और अरसल सर से दिल से माजरत करते हैं। हमें ये सब करने को राव साहब ने बोला था और उनको सपोर्ट करने वाले आपके ही ऑफिस के लोग थे। शिराजी साहब ने शर्मिंदा लहजे में कहा तो जिया चौंकी। कौन लोग? जिया ने शिराजी साहब को देखते संजीदगी से पूछा। आपके मैनेजर अब्बास और सुपरवाइजर आरिफ। वो राव साहब के साथ मिले हुए थे। एक तरफ से वो आपके बिजनेस के अकाउंट से भारी मिकदार में रकम चुरा रहे थे, तो दूसरी तरफ से राव के साथ मिलकर आपकी कॉन्ट्रैक्ट्स को नुकसान पहुंचा रहे थे। ये सब उनकी चाल थी ताकि आपकी कंपनी दिवालिया हो जाए और फिर नीलामी में सस्ते दामों राव साहब खरीद लें। राव बहुत पहले से आपकी कंपनी के पीछे था। शिराजी ने तफसील बताते सबको आगाह किया। अरसल जो अभी तक इस गुत्थी को सुलझा नहीं सका था, अब जब सब कुछ क्लियर हुआ तो उसे अब्बास और आरिफ पर बहुत गुस्सा आया। फिर ये सोचकर चुप हो गया कि उनको उनके किए की सज़ा वो दे आया है और कंपनी का पैसा भी मिल गया था, तो वो मुतमैन था। जिया ने गुस्से से अब्बास और आरिफ को बुलाने का कहा तो अरसल गला खंगाड़ते बोला, वो लोग इस वक्त जेल में हैं। अरसल के अल्फाज थे कि धमाका। जिया ने झटके से अरसल की तरफ देखा जो अब भी सामने ही देख रहा था। सब लोग इजाज़त लेकर चले गए तो जिया भी अपनी जगह से खड़ी हुई और जाते जाते रुकी, मगर पलटी नहीं। जब आंखों में देखकर बात करने की हिम्मत ना हो तो इंसान को खामोश ही रहना चाहिए, कहते वो आगे बढ़ गई तो अरसल हल्का सा मुस्कुराया और खुद भी उठकर जिया के पीछे चल दिया। अरसल अब्बास और आरिफ को पुलिस के हवाले करते खुद शिराजी साहब के पास पहुंच गया था और फिर शिराजी से बातचीत करते हुए सब कुछ हल कर लिया। शिराजी साहब खुद भी ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए जल्दी ही अरसल की बात मान गए थे और फिर उन्होंने अपने बाकी साथियों को समझाया मनाया। यही वजह थी कि सब ने फौरन जिया और अरसल के हक में फैसला दे दिया और अरसल ने भी इसीलिए वोटिंग का बोला था, क्योंकि नतीजा वो जानता था। अरसल जैसे ही कैबिन में दाखिल हुआ, जिया सामने ही इधर से उधर चक्कर काट रही थी। अरसल को अंदर आते देखकर रुकी, फिर चेहरा दूसरी जानिब मोड़ लिया। देखो, मैं जानता हूं तुम मुझसे खफा हो। खफा? मैं कौन होती हूं आपसे खफा होने वाली? जिया ने तीखे चितनू लफ्ज चबा चबा कर अदा करते बोली। यार, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? 1 महीने से तुम्हारे साथ ही था। अरसल ने मुस्कुराते कहा। जिया को लगा वो उसे तंज कर रहा हो। जिया ने हाँ कहकर चेहरा मोड़ लिया। अरे अच्छा, बस भी करो यार, कितना और नाराज रहोगी? अरसल ने आगे बढ़कर समझाना चाहा। मेरे नाराज होने या ना होने से क्या होता है? अगर इतनी ही फिक्र थी तो कम से कम अपने बाबा की जिंदगी में वापस चले आते, वो ऐसे तरसते न मरते। जिया ने तलखी से कहा और अपना बैग लिए कैबिन से निकलती चली गई। आंखें नम होने लगी थीं, इसीलिए वो उसके सामने से हट गई। वो उसके सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसीलिए ऑफिस से निकल आई। बाहर बारिश होने लग गई थी, जिसमें जिया भीगती चली जा रही थी। ड्राइवर ने कहा भी गाड़ी में बैठ जाएं, मगर उसने मना कर दिया कि वो चले जाएं। वो बारिश में भीगती गुजरे वक्त की यादों में गुम चली जा रही थी। जब उसके करीब गाड़ी का हॉर्न बजा, ड्राइवर ने जाकर अरसल को बता दिया था। वो फौरन उससे गाड़ी की चाबी लेते उसके पीछे भागा था। क्यों आए हैं मेरे पीछे? जिया ने तलखी से पूछा तो अरसल ने फ्रंट डोर खोला और उसे बैठने का इशारा किया, मगर जिया ने घूर कर अरसल को देखा और आगे चल दी। अरसल जब्त करके रह गया, फिर गाड़ी उसके बराबर की। जिया, बैठो यार, देखो तुम पूरी भीग गई हो, बीमार पड़ जाओगी, आओ शाबाश, उसे बच्चों की तरह ट्रीट करते बोला। मगर जिया रुकी नहीं, चलती रही। अरसल का अब के मीटर घूमा था। वो कब से मिन्नतें कर रहा है और मैडम के नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। गुस्से से गाड़ी से निकला और झटके से उसकी बाजू पकड़ते गाड़ी की जानिब बढ़ा। छोड़े, मैंने कहा छोड़े मेरा हाथ। जिया मजाहमत करते गुस्से से चिल्लाई। अरसल ने बिना कोई असर लिए उसी तरह उसका हाथ पकड़कर ले जाते गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर उसे अंदर जबरदस्ती बिठाया और खुद घूमकर दूसरी साइड से अपनी सीट संभालते गाड़ी झटके से आगे बढ़ा दी। आप बहुत बुरे हैं, जिया ने गुस्से से कहा तो वो सुकून से बोला। कुछ और? चेहरे पर बला की संजीदगी थी।
जिया ने गुस्से से चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया तो अरसल के लबों पर मुस्कुराहट मचली, मगर वो महारत से उसे दबा गया। कुछ देर में वो लोग घर पहुंच चुके थे। जैसे ही गेट खुला, अरसल ने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। गाड़ी के लुकते ही जिया अपना बैग लिए तेज कदमों से चलते अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। पीछे अरसल खड़ा उसे देखता रह गया, फिर सर झटक अंदर की जानिब चल दिया। अम्मा बी ने अनजान शख्स को घर में आते देखा तो घूर कर देखते तफ्तीशी अंदाज में बोली, भाई कौन हो, कैसे मुंह उठाए अंदर घुसे आ रहे हो? अरसल ने चौंक कर अम्मा बी को देखा। अम्मा बी ने भी अरसल को नहीं देख रखा था, इसीलिए वो उनके लिए अजनबी था, इसलिए भड़क कर बोली, इस्लाम अलैकुम जी, मैं अरसल हूँ, राशिद महमूद का बेटा। अरसल ने अपना तागरुफ करवाते कहा तो अम्मा भी हक्का बक्का रह गई, फिर संभल कर बोली, आओ आओ बैठो बेटा। अरसल चलता लाउंज में दाखिल हुआ। सामने राशिद और एहसन की तस्वीरें लगी थीं, जिनके दरमियान जिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। आज अरसल को पहली बार महसूस हुआ था उसने क्या खो दिया था। आंखों में गुलाबीपन उतरने लगा था। अम्मा उसके लिए चाय बनाकर लाईं तो मुस्कुराकर आकर सोफे पर बैठ गया। अम्मा भी चाय रखकर जिया के कमरे में चाय का कप लिए चल दी। वो अब अपने कपड़े बदलकर दूसरे पहने खड़ी थी और सामने राशिद और एहसन की तस्वीर लगी थी, जिसे वो खड़ी देख रही थी। मगर आज सोचों की लगाम किसी और तरफ थी। जब आहट पर चौंकी, दरवाजे पर अम्मा भी चाय लिए खड़ी थी। वो मुस्कुराकर उनकी जानिब बढ़ी। अरे अम्मा भी, आपने क्यों तकलीफ की, मैं आ रही थी। जिया ने उनके हाथ से कप पकड़ते कहा तो वो भी मुस्कुरा दी। जिया बच्चे, नीचे अरसल बेटा आया हुआ है और तुम ऐसे ऊपर आ गई। अम्मा भी जानती थी जिया अरसल से कितना चिढ़ती है, मगर ये घर उसका भी था, उसे रोका नहीं जा सकता था। यहाँ आने से और जिया के गुस्से से अम्मा भी अच्छे से वाकिफ की, इसलिए परेशानी से पूछा, जानती हूँ अम्मा भी, इनके लिए इनका कमरा सेट करवा दें। जिया ने बेदिली से कहा और चाय पीने लगी। अम्मा भी जिया की बात सुनते उठकर चली गईं, तो जिया फिर से अरसल के बारे में सोचने लगी। अगर तुम आ ही गए थे तो घर क्यों नहीं आए? ऑफिस में पियून बनकर मुझसे झूठ बोलते रहे, बेवकूफ बनाते रहे। खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझते हो तुम मिस्टर अरसल महमूद। जिया ने गुस्से से सोचा, फिर सर झटक कर चाय का खाली कप साइड पर रखते बिस्तर पर लेटते आंखें बंद कर लीं। उसे फिलहाल रेस्ट की जरूरत थी, और फिर इतने दिन की बिजनेस की टेंशन दूर हुई थी तो कुछ सुकून महसूस हुआ था उसे। खुद को रिलैक्स करते सोने की कोशिश करने लगी। अरसल ने अपनी चाय खत्म की और उठकर पूरे घर में चक्कर लगाने लगा। बाहर बारिश रुक चुकी थी, हर चीज जैसे धुलकर निखर सी गई थी। अरसल चलते हुए लॉन में आ गया। वहां मौजूद हर चीज में उसकी यादें थीं, कहीं बाबा के साथ खेलते हुए तो कहीं मम्मा के साथ जिद करते हुए, कभी चाचू साथ रेस लगाते। गुजरे वक्त की यादें फिल्म की तरह आंखों के सामने चलने लगी तो आंखों में गुलाबीपन सा उतरने लगा था। अरसल बेटा, आपका कमरा मैंने सेट करवा दिया है। जाने कितनी देर से वो एक पौधे के पास खड़ा उसे देख रहा था जब अम्मा बी की आवाज पर चौंका, फिर मुस्कुराकर असबात में सर हिला दिया। शायद ये मुस्कुराहट उसकी जात का खासा थी, वरना अपनों की जुदाई के बाद तो दिल और आंखें वीरान सी हो गई थीं। कुछ देर वहां रुकने के बाद वो भी अपने कमरे में चल दिया, मगर जाते जाते जिया के कमरे पर एक नज़र डालना नहीं भूला। रात के खाने पर अम्मा बी ने अच्छा खासा एहतमाम किया था, जिसे देखकर जिया ने टेबल पर आते अरसल को सुनाने के लिए पूछा था, अम्मा भी, आज कोई मेहमान आया है जो इतना एहतमाम किया हुआ है? लो भाई, इतने सालों बाद इस घर का बेटा वापस आया है, एहतमाम तो बनता है ना बेटे। अम्मा बी ने मुस्कुराते हुए शाइस्तगी से कहा, बेटा पहले आ जाता, पहले कौन सा रास्ता भूल गया था, फजूल के चौंचले। जिया ने मुंह में बड़बड़ाते कहा, मगर अरसल सुन चुका था। उसे जिया का ये तपा तपा सा रूप मजा दे रहा था। घर की बेटी थी ना घर पर सब संभालने को, इसलिए नहीं आया। अगर पता होता इससे कुछ नहीं संभाला जा रहा तो जल्दी आ जाता। अरसल ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट सजाए कहा, बेटी तो संभाल ही रही थी, कभी अपने फराइज से नहीं भागी। जिया ने चिकन रोस्ट का टुकड़ा जोर से काटा जैसे वो अरसल की गर्दन काट रही हो। अरसल उसकी हालत से महजूज होते चावल खा रहा था। जिया ने अरसल को ऐसे मुस्कुराते देखा तो जल कर बोली थी, क्या है, खाना टेबल पर है, मेरे सर पर नहीं रखा हुआ। वहां आते अम्मा बी ने भी जिया की बात सुनी तो हैरत से उसे देखने लगी। बुरी बात जिया बेटे, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, कम से कम आज के दिन तो इज्जत से बात कर लो, इतने सालों बाद वो आया है। मैंने नहीं कहा था वहां इतने साल जमकर रहने को। जिया ने लापरवाही में बात उड़ाते कहा तो अम्मा भी ताज्जुब से सर हिलाते वापस किचन में चली गईं। अरसल हनूज मुस्कुराते खाने में मसरूफ था, जिसे देखकर जिया पेचो ताप खाकर रह गई। अगले दिन जिया ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी जब अरसल उसके रूम में नॉक करते दाखिल हुआ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं सुबह सुबह? मूड खराब कर दिया अपनी शक्ल दिखा के।
बाकी बात उसने दिल में कही थी। तुम ऑफिस मेरे साथ चलना, एक साथ चलेंगे, फिर साइट का विजिट भी कराएंगे। अरसल ने उसके लहजे की नागवारी इग्नोर करते कहा, जी नहीं शुक्रिया, मैं खुद जा सकती हूँ, आ सकती हूँ, आपको जहमत करने की जरूरत नहीं। जिया ने लफ्ज चबा चबा कर अदा करते कहा और उसकी साइड से गुजरना चाहा, मगर अरसल ने रास्ते में ही उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। क्यों कर रही हो ऐसा? इतनी नफरत किस लिए जिया? ऐसा भी क्या जुर्म है मेरा, बोलो। अरसल का अब जब्त जवाब दे गया था। सख्ती से उसका हाथ पकड़े सवाल किया, मैं ना तो आपको किसी बात की जवाबदा हूँ, ना ही मेरे पास इन फजूल बातों के लिए वक्त है, समझे? रास्ते छोड़े मेरा। जिया ने सख्ती से उससे अपना हाथ छुड़ाते कहा तो अरसल ने दुख से उसे देखा। बाप तुमने खोया है तो बाप मेरा भी मरा है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम हर बात पर मिसबिहेव करो मेरे साथ। अरसल को यही लगा था कि राशिद और एहसन की मौत की वजह से वो इस तरह चिड़चिड़ी सी हो गई है। अगर इतनी ही फिक्र थी बाप की तो मिस्टर अरसल आप उनकी जिंदगी में ही लौट आते, मगर नहीं, आप तो हार्टलेस इंसान है। ऐसे जज्बात आप में कहाँ होते? तो बड़े बाबा के दुख का एहसास होता आपको। जिया ने आंखों में नफरत लिए उसे देखते कहा। अरसल पल भर को साकिन हुआ। उस छोटी सी लड़की की आंखों में उसके लिए इतनी नफरत और उसके अल्फाज तीर की तरह उसके दिल में लगे थे। जब्त से आंखें बंद करके खोली और खामोशी से बाहर निकल गया। जिया ने भी सर झटका और बिना असर लिए ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस के काम निमटने के बाद अरसल साइट पर चला गया। उसने जिया को दोबारा साथ चलने को नहीं कहा था। जिया को परवाह भी नहीं थी, आराम से अपना काम करते घर के लिए निकल गई। अरसल रात देर से लौटा था। गाड़ी पार्क करके जैसे ही पलटा, उसकी नज़र सामने खिड़की पर पड़ी, जहां जिया खड़ी उसे देख रही थी। अरसल के देखने पर पीछे को पलट गई। अरसल भी सर झटकता अंदर की जानिब बढ़ गया। दोनों के दरमियान एक सर्द सी खामोशी हायल हो गई थी। दोनों ऑफिस जाते, अपने अपने काम करते और वापस घर आकर अपने कमरों में घुस जाते। अजीब सी रूटीन थी इनकी। कहीं सामना हो जाता तो एक दूसरे को खामोश नज़र से देखकर गुजर जाते। अम्मा भी सब नोट करती थी, मगर वो भी खामोश थीं। शायद कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखती थी। आज काफ़ी दिन बाद अरसल ने ऑफिस में जिया को मुखातिब किया था। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे, अरसल ने नरमी से जिया को पुकारते कहा। वो जो घर जाने को निकलने वाली थी, रोककर अरसल को देखा। जी कहें, क्या कहना है? जिया ने बेजारी से कहा। उसके लहजे की बेजारी अरसल महसूस कर रहा था, मगर चुप रहा। अब बोलेंगे या मैं जाऊं? जिया ने उकता कर कहा। मसला क्या है तुम्हारे साथ? तुम जानती ही क्या हो मेरे बारे में? अरसल ने उसे बाजू से पकड़कर एकदम दीवार के साथ लगाते कहा। उसके इस अंदाज पर जिया पल भर को सहमी, मगर फिर झटके से उसे पीछे करती बोली, मेरा मसला ये है कि मुझे बेहिस लोगों से नफरत है। इनका अपने आसपास होना बर्दाश्त नहीं। सुन लिया या और कुछ? जिया ने सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ कहा और बाहर की जानिब बढ़ी, मगर अरसल उसके रास्ते में आते फिर से रास्ता रोक गया। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, जानना होगा मेरे बारे में, फिर शायद तुम्हारी राय बदल जाए मेरे बारे में। इस बार अरसल ने नरमी से कहा तो जिया पल भर को चौंकी, फिर खामोशी से जाकर कुर्सी घसीट कर बैठ गई तो अरसल भी मुतमईन सा उसके सामने बैठ गया। बोले, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जिया ने भी अब के आराम से पूछा। वो भी शायद इस खुद साख्ता नफरत से थक गई थी। तुम्हें पता, जब मैं यहाँ से गया था तो बहुत तकलीफ में मुब्तला था। मम्मा का ऐसे छोड़ जाना मुझे अंदर तक तोड़ गया था। फिर खुद को पढ़ाई में मसरूफ कर लिया, मगर फिर भी जब फारिग होता मम्मा बाबा की याद आती। दिल करता बाबा के पास आने को, पर जब ख्याल आता वहाँ जाने पर मम्मा नहीं होगी तो दिल डूब जाता। यहाँ आने के ख्याल से ही दिल घबराने लगता। ये नहीं था कि मैं बाबा से प्यार नहीं करता था या उनसे मिलना नहीं चाहता था। मैं आना चाहता था, मगर हिम्मत नहीं होती थी आने की। फिर बाबा की डेथ ने मुझे बिल्कुल ही अकेला कर दिया था। उनका ऐसे अचानक चले जाना मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था, जिससे संभलने के लिए मुझे वक्त चाहिए था। फिर ऑफिस के हालात तुम्हारे सामने थे। अगर मैं पहले ही सबके सामने आ जाता तो हम कभी भी अपने मुजरिमों तक पहुंच न पाते। अरसल ने बात मुकम्मल करते जिया को देखा। क्या अब भी तुम मुझसे नफरत करती हो? अरसल ने उदासी भरे लहजे में पूछा। जिया ने गहरा सांस लेते उसे देखा और मुस्कुराकर नफी में सर हिलाया तो अरसल भी मुस्कुरा दिया। एक और बात पूछूं? अरसल ने उसे गौर से देखते पूछा। जी पूछे, जिया ने नरमी से असबात में सर हिलाते कहा। मैं नहीं जानता कब से कैसे तुम मेरे दिलो दिमाग में आ बसी, शायद बचपन से। तुम हमेशा एक ख्याल बनकर मेरे साथ रही हो, और अब ये दिल हमेशा के लिए तुम्हारा तलबगार है। क्या तुम हमेशा के लिए मेरा उम्र भर का साथी बनोगी? उसके सामने हाथ फैलाते पूछा तो जिया पल भर के लिए साकित रह गई। फिर खफगी से बोली, ये आप मुझे प्रपोज कर रहे हैं? अरसल ने झट से असबात में सर हिलाया। तो बहुत ही कोई बोरिंग तरीका है प्रपोज करने का, जिया ने नाक चढ़ाते कहा तो अरसल कहकहा लगाकर हंस दिया। तुम हाँ तो करो एक बार, सारी जहान की खुशियां तुम्हारे कदमों में लाके ढेर कर दूंगा।
अरसल की बात पर जिया ने भी हंसते हुए उसका हाथ थामकर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी, तो दोनों बहुत अरसे बाद खुलकर मुस्कुराए। जिया ने हाथ फैलाकर उसे रिंग डालने का इशारा किया, जो अरसल की मुट्ठी में दबी थी। अरसल ने उसके इशारे पर रिंग उसके हाथ में डालते उसे मुस्कुराती नजरों से देखा। उफक में डूबते सूरज ने उनको शर्मा कर देखा और अपना चेहरा छुपा गया।